प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्य के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकल्पना का उल्लेख किया है। हम यहाँ पर कुछ विद्वानों की चर्चा करेंगे जिन्होंने प्राकल्पना के प्रकार बताए हैं, जिसमें गुड एवं हार्ट ने प्राकल्पना के 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः ऐसी कहावत प्राचीन प्रचलित है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है। पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। अर्थात अनुभव के आधार पर जो समानताएं रहती हैं, उनके आधार पर कुछ प्राकल्पनाएं बनाई जाती है, कुछ प्राकल्पनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पनाएं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों को तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती हैं। ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूह तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए, बर्गेस ने अपने अध्ययन में यह प्राकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। अर्थात नगर का विकास एक गोलाकार केंद्रीभूत के रूप में पाया जाता है। इस कथन के प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी कहते हैं। चूँकि ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। दुर्खिम ने अपनी कृति सुसाइड आत्महत्या में कुछ संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था, जिसमें 1 नंबर का है कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। दूसरा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। इसके बाद विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं।
इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर या कारक में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर या कारक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक प्राकल्पना कहलाती है। अब हम प्राकल्पना के कुछ अन्य प्रकार हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी उसको समझने का प्रयास करें, जिसमें नंबर 1 है सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। ये सकारात्मक कथनों से संबंधित हैं कि जैसे पुरुष है वो पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक दयालु होती है, ऐसा देखने में आता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं भी होती हैं। इसके बाद नकारात्मक कथनों से संबंधित इस प्रकार की प्राकल्पनाएं में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराधी नहीं करते, ऐसा भी प्राकल्पनाएं बनाते हैं, होती हैं। शून्य कथनों से संबंधित इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध की प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। इसके बाद कामचलाऊ प्राकल्पना, इसमें श्रीमती पी.वी. यंग ने ऐसे पैने अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं, कामचलाऊ प्राकल्पना कहा जाता है। कामचलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है, वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। ये भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना ले। चूँकि ये विचार एक अस्थायी, कार्यवाहक और कामचलाऊ महत्व को होते हैं, इसलिए इसे कामचलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य हैं, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें ये प्राकल्पना बदलनी पड़ी। जब ये ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है, तब उन्होंने प्राकल्पना को परिवर्तन कर लिया है। इस प्रकार कामचलाऊ प्राकल्पना भी होती है, क्योंकि ये कार्यवाहक है। आवश्यकता पड़ने पर प्राकल्पना को बदलना भी पड़ जाता है। किसी प्राचीन काल में जो प्राकल्पनाएं काम करती हैं, हो सकता है कि वर्तमान काल में वो प्राकल्पनाएं काम नहीं दे, इसलिए इसको कामचलाऊ प्राकल्पना है। समय के साथ प्राकल्पनाएं परिवर्तन होती रहती हैं, इसलिए हम इसको कामचलाऊ प्राकल्पना कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।